विपक्षी गठबंधन की सियासत से लेकर तेजस्वी यादव को सीएम बनवाने के लिए बेचैन लालू यादव बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। महज कुछ लाख में सैकड़ों करोड़ का बंगला खरीदने के मामले में ईडी ने उनके करीबी अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया। अमित कात्याल महीनों से ईडी के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है, लेकिन जैसे ही वो ईडी के सामने आया, ईडी ने उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लैंड फॉर जॉब मामले में ये गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है। अमित कात्याल करीब 2 महीने पहले ईडी के समन की अनदेखी कर भाग गया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में उसके खिलाफ जारी ईडी के समन को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने मार्च में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू, तेजस्वी, उनकी बहनों और अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। तब से कात्याल से जुड़े ठिकानों की भी तलाशी ली गई थी। कात्याल लालू यादव का करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का पूर्व निदेशक भी है। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में कथित तौर पर एक लाभार्थी कंपनी है। इसका पंजीकृत पता दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक आवासीय इमारत है। इसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव रहने के लिए कर रहे थे। लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी के पदों पर नई लोगों की नियुक्ति की गई और कई लोगों की नियुक्ति में बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्री कर दी थी। ईडी का ये मामला सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एक शिकायत पर आधारित है। सीबीआई के अनुसार नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न जोनल रेलवे में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसीज का आरोप है कि नौकरी के बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू के परिवार के सदस्यों को औने पौने कीमत पर जमीन बेची, जो मौजूदा दरों में 1/4 से 5वें हिस्से तक थी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अकेले ऐसे नेता हैं जो दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति को बेहतर बताते रहे हैं। उनका तर्क ये है कि जो शराब नीति पंजाब में सही है, वो दिल्ली में गलत कैसे है। हकीकत यह है कि घोटाला करने के लिए जो नीति दिल्ली में बनाई गई और उसे ही पंजाब में लागू कर दिया गया। राघव चड्ढा को लेकर एजेंसीज को संदेह है कि केजरीवाल ने इन्हीं के मार्फत पंजाब में शराब नीति को लागू करवाया। पंजाब सरकार की हर गतिविधि पर राघव चड्ढा की कड़ी नजर रहती है और इसकी पूरी रिपोर्ट वे केजरीवाल को देते हैं। यही वजह है कि केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पंजाब की जिम्मेदारी दी। पंजाब में तो विपक्षी दल राघव चड्ढा को सुपर सीएम के रूप में देखते हैं और अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले राघव चड्ढा का सियासी ग्राफ इसी वजह से तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। एक विधायक को राज्यसभा का सदस्य बनवाने से लेकर पंजाब का प्रभार देने तक जांच एजेंसीज की नजरों में खटक रहा है। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी लगातार कह रही है कि पंजाब में दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला हुआ है, क्योंकि वहां भी दिल्ली की तरह सरकार का मुनाफा कम कर दिया गया और पूरे राज्य में ठेकों की बहार आ गई। जहां देखो वहां ठेके, यहां तक कि महिलाओं के लिए स्पेशल ठेके। शराब घोटाला के जाल में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही इस मामले में जेल में हैं और अब केजरीवाल ईडी के निशाने पर। लेकिन शराब घोटाला का यह मामला अब केवल दिल्ली तक ही नहीं रुकेगा। माना जा रहा है कि इसकी जांच की आंच में पंजाब की सरकार भी झुलस सकती है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर और कार्यालय पर भी छापेमारी हो चुकी है। हालांकि कुलवंत सिंह ने इसे सामान्य जांच का हिस्सा बताया है, लेकिन मामला सामान्य नहीं है और इसकी जद में कई और बड़े लोग आ सकते हैं। विपक्षी अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया ने पहले से ही इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कुलवंत सिंह रियल एस्टेट के साथ साथ शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। उनकी रियल एस्टेट कंपनी के कुछ मामलों में भी ये पहले ही जांच हो चुकी है। लेकिन 31 अक्टूबर को जिस दिन अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होकर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया, उसी दिन कुलवंत सिंह के घर पर भी एजेंसीज ने छापेमारी शुरू कर दी थी। उस समय यह जानकारी सामने आई थी कि कुलवंत सिंह के घर कार्यालय पर छापेमारी शराब घोटाला के बारे में ही हो रही है। लगभग 13 घंटे चली जांच में एजेंसीज ने कुछ पुख्ता सबूत जुटाए हैं और इसके पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पंजाब सरकार की उसी एक्साइज पॉलिसी को सही करार देते रहे हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली में तथाकथित रूप से घोटाला होने की बात कही जा रही है। राघव चड्ढा ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जो नीति पंजाब के मामले में सही है, वो दिल्ली के संदर्भ में गलत कैसे हो सकती है। माना जा रहा है कि राघव चड्ढा पंजाब सरकार के कामकाज में बहुत अधिक दखल रखते हैं। जांच एजेंसीज का शक है कि दिल्ली वाली शराब नीति को केजरीवाल ने राघव चड्ढा के मार्फत ही पंजाब में लागू करवाया। जिस तरह से शराब घोटाला दिल्ली में किया गया, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली की तरह
पंजाब में भी घोटाला सामने आ सकता है और उसकी जांच में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आ सकते हैं। कुलवंत सिंह के सीधे तौर पर जांच पर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मामले में एजेंसीज को शक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में जिस तरह 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात की, उस पैसे को ठिकाने लगाने में कुलवंत सिंह की भूमिका है। जांच एजेंसीज को यही पता लगाने की कोशिश करनी है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को लेकर चल रहा विवाद गहरा होता जा रहा है। वजह अरविंद केजरीवाल की वो जिद है जिसे पूरा करने को अधिकांश नेता और विधायक तैयार नहीं हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी यही चाहते हैं कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो वे जेल से ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे। लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि जेल से सरकार चलाना ठीक नहीं होगा और इसका खामियाजा सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी उठाना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि जब केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे तो फिर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा क्यों लिया गया? हर नेता के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि जेल से सरकार चलाने और फिर इस मामले पर रेफरेंडम कराने की बात में कोई दम नहीं है। केजरीवाल की असली मंशा अपनी पत्नी को सीएम बनाने की है, जिसका विरोध पार्टी के विधायक और पार्षद पहले ही कर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल अंदर ही अंदर इस काम में लगे हुए हैं, जिस वजह से पार्टी में केजरीवाल को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन केजरीवाल विरोध कर रहे रसूखदार विधायकों पर अपने समर्थन में खड़े होने के लिए दबाव बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक गुट ऐसा है जो ये मानता है कि ईडी का समन मिलने के बाद से ही उन्हें पद से इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए था और ईडी से भागने की जगह उसके सामने पेश हो जाना चाहिए, क्योंकि ईडी से बचने की कोशिशों का ये संदेश जाता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन केजरीवाल और उनके खासमखास सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के सीएम के तौर पर स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर पिछले कई दिनों से इन्हीं बातों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी को जो सबूत मिले हैं वो 350 करोड़ से ज्यादा के मनी ट्रेल का है। बिना पुख्ता सबूत के ईडी केजरीवाल को समन करके पूछताछ के लिए नहीं बुला था। 338 करोड़ के मनी ट्रेल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। जो पैसों का लेन देन केजरीवाल ने किया और करवाया, उससे उन्हें अंदाजा है कि उनका गिरफ्तार होना तय है। इसलिए पार्टी और सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए पत्नी से ज्यादा भरोसेमंद कोई दूसरा केजरीवाल को नजर नहीं आया। लेकिन पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल के इस परिवारवाद के खिलाफ है। हालांकि पार्टी में वही रहेगा जो केजरीवाल चाहेंगे, इसलिए सुनीता केजरीवाल का सीएम बनना एक तरह से तय माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल फिलहाल इससे होने वाले नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सारे पत्ते इन दिनों उल्टे पड़ रहे हैं। जिस तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ी और बड़ी हुई, अब उसी तेजी से सिमटने भी लगी है। वजह पार्टी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप। पार्टी के बड़े नेता जेल में हैं और खतरा खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर मंडराने लगा है। ऐसे में मंत्री रह चुके पार्टी के बड़े नेता ने केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और वे बीजेपी में शामिल हो गए। इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल करवाने के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मौजूद थे। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई नेता भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि इससे पार्टी को ताकत मिलेगी। पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अखंड प्रताप सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी है। जेपी नड्डा ने उनका भाजपा का अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश कार्यालय में मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा मौजूद थे। अखंड प्रताप सिंह कुछ महीने पहले ही आप पार्टी में शामिल हुए थे। अखंड प्रताप सिंह बुंदेलखंड के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इससे पहले वे कांग्रेस, बसपा और सपा में भी रह चुके हैं। वे 3 बार के विधायक हैं। इसके अलावा 2 बार प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा में अखंड प्रताप सिंह के शामिल होने को बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी को मजबूती के आधार पर माना जा रहा है। अखंड प्रताप सिंह बुंदेलखंड के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में वे 2 बार मंत्री रहे हैं। अखंड प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी में बाद में शामिल हो गए थे। वे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने 3 बार मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके पिता ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। उन्होंने उस समय समाजवादी आंदोलन का हिस्सा बनकर आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1977 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1993 में वे विधायक बने और 2003 में विधायक बने।
पीएम मोदी चुनाव प्रचार तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, लेकिन अपनी रैलियों में वे नीतीश कुमार की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं और पीएम मोदी के इस तीर का शिकार कांग्रेस हो रही है। असल में नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर दिए गए गुप्त ज्ञान और जीतन राम मांझी को लेकर दिए गए बयान की फांस ने कांग्रेस को जकड़ लिया। हालांकि कांग्रेस और न ही विपक्षी गठबंधन में शामिल किसी दल ने नीतीश कुमार की गंदी बातों का विरोध नहीं किया। अब वही कांग्रेस के पैरों की बेड़ियां बन गया है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो खुलकर न तो नीतीश कुमार का विरोध कर सकती है और न ही समर्थन। प्रधानमंत्री और पीएम मोदी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कांग्रेस पर चोट दर चोट किए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार गुप्त ज्ञान के लिए विधानसभा में माफी मांग चुके हैं, मगर यह विवाद अभी थमा नहीं है और विधानसभा तो छोड़िए, ये ज्ञान लोकसभा चुनावों तक विपक्षी गठबंधन का पीछा करता रहेगा। बिहार में तो ये बड़ा मुद्दा है ही। यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने कहा कि नीतीश कुमार का बयान विपक्षी गठबंधन की बेशर्मी को दिखाता है। उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और गांधी परिवार को भी लपेट लिया। मध्य प्रदेश में 2,72,00,000 यानी 49% महिला वोटर्स हैं। राजस्थान में महिला सुरक्षा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा पहले ही बन चुका है। इन मामलों में राज्य में 2,51,00,000 महिला वोटर्स की तादाद है। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि नीतीश कुमार ने बिहार के दलित नेता जीतन राम मांझी का अपमान कर दिया। कांग्रेस ने इस पर भी कुछ नहीं कहा। अब बीजेपी का ये सवाल बार बार चुनावी राज्यों में दोहराया जा रहा है। चुनाव से पहले महिला और दलित वोटर्स की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव में व्यस्त कांग्रेस को गठबंधन के लिए फुर्सत नहीं है। गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा। इससे पहले अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर खुलेआम कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस नीतीश कुमार के गुप्त ज्ञान और दलित विरोधी बयान का इस्तेमाल गठबंधन में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकती है। गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को सबसे ज्यादा चुनौती नीतीश कुमार से मिल रही थी। जेडीयू के नेता उन्हें पीएम मटेरियल बता रहे थे, मगर गुप्त ज्ञान और जीतन राम मांझी के लिए बोले गए अपशब्दों के कारण नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अब उनकी ही पार्टी में सवाल उठने लगे हैं। अब खुद विपक्षी गठबंधन में अलग थलग पड़ सकते हैं वे। फिलहाल कांग्रेस की चुनौती बीजेपी के प्लानिंग से है, जो नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस का शिकार करने पर तुली हुई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।